फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट 2021 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र, जो कि परीक्षा तिथि 5 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। CDP के अंतर्गत जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उन 30 क्वेश्चन की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन और कर्ण का। तो कथन है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित है। तो यहाँ पर जो कथन है वो बिल्कुल राइट दिया गया है। बच्चे जो है सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ हैं। अस्वस्थता जो है वो बच्चों के सीखने में जो है बाधक होती है। तो इसको कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क देखते हैं। तर्क है, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ जो तर्क दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं, क्योंकि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। शैक्षिक दृष्टि से विकास के सभी पक्षों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास का अत्यधिक महत्व है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन विभिन्न पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति व गुणवत्ता को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बच्चों के मानसिक विकास का उनके शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता भी होती है। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बच्चों का सीखने पर जो है शारीरिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ता है। यदि बच्चे स्वस्थ हैं तो वो जल्दी से सीखेंगे और यदि उनमें अस्वस्थता है तो उनको सीखने में टाइम लगेगा। तो सीखने का जो है शारीरिक विकास का सीखने पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक उदाहरण दिया गया है तो वह विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। एक बच्ची जो है वो चलने से पहले है खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले क्या है, बड़बड़ाना सीखती है। तो यह किस प्रकार का विकास है? ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी विकास अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, विकास क्रमबद्ध होता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। यह उदाहरण विकास के क्रमबद्ध सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह मानते हैं कि विकास होने वाले परिवर्तनों और उनमें से पूर्ववर्ती या उनके बीच एक निश्चित संबंध है। ये परिवर्तन व्यक्ति में कार्यात्मक परिपक्वता लाते हैं। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है और जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिक्रम का अनुसरण करते हैं। विकास जो है वो क्रमबद्ध रूप से होता है। विकास अव्यवस्थित नहीं होता है। विकास जो है क्रमबद्ध रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। तो कथन पढ़ते हैं। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही होगा। बच्चे समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तो यह जो है यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा।
कथन क्या है, गलत है। बच्चे जो है केवल औपचारिक तरीकों से नहीं सीखते हैं, अनौपचारिक तरीके से जो है समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज, इन सभी को सीखते हैं। सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। यहाँ जो तर्क दिया गया है वो भी रॉन्ग है। सामाजिकरण जो है एक सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं है और ना ही एक सुनियोजित तरीके से होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से नहीं सीखते हैं बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कारकों से सीखते हैं। क्योंकि बच्चा समाज का एक अंग होता है जो विद्यालय में अपनी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने हेतु जाता है। सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया न होकर चक्रीय रूप से चलती रहती है और बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है। बालक सामाजिक गुण को अपने चारों ओर के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। सामाजिक रीति रिवाज जो है वो बच्चा अपने समाज में रहकर के सीखता है और यह चक्रीय रूप से होते हैं, ना कि सरल और एक रैखिक प्रक्रिया में। और बच्चा जो है सामाजिक रीति रिवाजों को, कौशलों को, मूल्यों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कारकों से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। जीन पियाजे का रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण में अंतःक्रिया करके। ऑप्शन नंबर बी, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, दूसरों का अनुसरण करके, इनामों की प्रत्याशा करके। तो यहाँ जो सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा वातावरण में अंतःक्रिया करके। बच्चे जो है वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो वातावरण से अंतःक्रिया करके सही भली प्रकार से होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जीन पियाजे का रचनावाद यह प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रगति करते हैं। पियाजे ने बताया कि मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास के 3 प्रश्न बताए हैं: जैविक परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव। पियाजे ने एक और पक्ष का समावेश किया जिसे संतुलनीकरण कहा जाता है। यह उपर्युक्त तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। संतुलन के अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। पियाजे ने संतुलनीकरण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहा है जो व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। विकास जो है वो संतुलित मात्रा में होता है और व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और बच्चे जो है वातावरण से अंतःक्रिया करके अपने संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वातावरण से क्रिया करके होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अमूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पना निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। यह चरण 11 से 15 वर्ष तक की आयु तक चलती रहती है। इस चरण के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। वह अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है एवं समस्या का समाधान भी कर सकता है। इस काल में बालक तदात्मीकरण, निषेधीकरण, पारस्परिक संबद्धता तथा सहसंबंध रूपांतरण ये 4 क्रियाएं करने लगता है। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास क्रम है: संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव
वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता, सजा, अनुकूलन। तो सांस्कृतिक उपकरण जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्चरल टूल्स जो हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अति महत्वपूर्ण होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण है। संस्कृति बालक के नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने को प्रेरित करती है और बालक यह सब अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। विकास में वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्ची खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर अधिक बल दिया है। लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर यह है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है तथा मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचार वाले व्यक्ति थे। वाइगोत्स्की अधिगम के मार्गदर्शन को आवश्यक माना है, जबकि पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का, वहीं पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। पियाजे मानते हैं कि बालक में जो है पहले भाषा आती है फिर विचार। बालक जो है पहले भाषा सीखता है फिर विचार, लेकिन वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं बालक में पहले विचारों का जन्म होता है उसके बाद भाषा सीखता है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एंड केयर, न्याय एंड देखभाल। ऑप्शन नंबर बी केयर एंड जस्टिस, देखभाल न्याय। ऑप्शन नंबर सी गुडनेस एंड सेक्रीफाइस, भलाई और त्याग। ऑप्शन नंबर डी सेक्रीफाइस एंड गुडनेस, त्याग ऑप्शन भलाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर हियर। जस्टिस एंड केयर जो है पुरुषों की नैतिकता का आधार होता है न्याय, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार होता है देखभाल। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। गिलिगन का मानना था कि स्त्रियों की नैतिकता वास्तविक जीवन की दुविधाओं से पैदा हुई है, काल्पनिक नहीं। गिलिगन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा उल्लिखित नैतिक विकास के चरणों के जवाब में अपनी सोच विकसित की, जो गिलिगन ने लिंग पक्षपाती होने का दावा किया और न्याय की नैतिकता पर जोर दिया। पुरुषों की नैतिकता जो है वो न्याय पर आधारित होती है जबकि स्त्रियों की नैतिकता जो है वो देखभाल पर आधारित होती है। यह सिद्धांत जो है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति के अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थित अनुपालन संभावना लेखपाल। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थित अनुपालन संभावना वास्तुकार। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति, संवेदनात्मक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना गायक। ऑप्शन नंबर डी बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है
हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार स्थानिक अंतःस्थित अनुपालन संभावना वास्तुकार सही है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विशेषता के परिचायक हैं। अन्य बुद्धि इस प्रकार होती हैं। भाषागत बुद्धि जिसमें है वह कवि और लेखक होगा। तार्किक और गणितीय बुद्धि जिसमें है वह वैज्ञानिक होगा। देशिक या स्थानिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वह वास्तुकार एवं चित्रकार होगा। संगीतात्मक बुद्धि जिसमें है वो संगीतकार होगा। शारीरिक गति संवेदी जिसमें है वो अभिनेता अभिनेत्री नर्तकी और खिलाड़ी बनेगा। अंतर व्यक्तित्व जिसमें बुद्धि है वो परामर्शदाता राजनीतिज्ञ बनेगा। अंतः व्यक्तित्व जिसमें है वो दार्शनिक एवं आध्यात्मिक नेता बनेगा। जो प्रकृतिवाद है वो किसान पर्यटक शिकारी या प्राणी विज्ञानी बनेगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है बहुबुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। बहुभाषिता का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव होता है? तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुभाषिता क्या है। बहुभाषिता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। ऑप्शन नंबर बी को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है। ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो जो सबसे पॉजिटिव बात है जिसमें बच्चा जो सक्रिय है वो ऑप्शन नंबर बी जो है कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। बहुभाषिता जो है वो कक्षा में पूंजी के रूप में होती है। यदि कोई बच्चा दो भाषा या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है तो उसको हमें एक पूंजी के रूप में देखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। इनके अनुसार बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों को उपलब्ध कराना। एक भाषा वैज्ञानिक ने बातचीत के दौरान बताया कि हम सभी मूलतः बहुभाषी हैं। किसी एक भाषा से हमारा काम चल ही नहीं सकता है। एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञानात्मक और व्यवहारिक लाभ होते हैं। चाहे किसी भी विषय में विशेषता हो, प्रत्येक शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान और कौशल की प्रशंसा प्रचार और इसे निखारने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। बहुभाषिता जो होती है वो कक्षा में पूंजी के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन क्या है? कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही है। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। मूल्यांकन जो है सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जो बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बच्चों को सक्रिय भागीदारी बच्चे के व्यक्तित्व को सीखने और आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक छात्रों को उचित वातावरण और सामग्री प्रदान कर उन्हें अपनी गति से सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, रूट लर्निंग, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे पॉजिटिव थिंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे पॉजिटिव है। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित समुदाय जो हैं उनसे आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए प्रस्तावित करती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या प्रस्तावित करती है। पाठ्यचर्या से तात्पर्य विभिन्न शैक्षणिक सामग्री और अध्यायों के दिशा निर्देशों का एक सेट जो विशेष शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के दौरान कवर किया जाता है। पाठ्यचर्या को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सदा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उद्देश्य ही निर्धारित करते हैं कि उन विषयों एवं क्रियाओं का जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बालकों को दी जानी है। अतः पाठ्यचर्या विद्यालय शिक्षा के केंद्र बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं व उन्हें संशोधित नहीं किया जाता है। बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। शिक्षिका को लड़के लड़कियों दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्नोत्तर है तो दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षिका को खुद के पढ़ाने के तरीके में भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? परीक्षाओं के लिए सीखना। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि केवल हम परीक्षाओं के लिए सीख रहे हैं। अनुभवन भावात्मक अधिगम पर बल, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, गैर संदर्भित पाठचर्या, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम पर जो है बल दिया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा जो है वो हमेशा अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है। अनुभवात्मक अधिगम पर बल प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा जो है हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? ऑप्शन नंबर ए, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? यह प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। मूल्यांकन विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। इसके द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, किस विषय की प्रतिरुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। बालक जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछता है उससे जो है उसकी रुचि का आकलन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन है तो निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? ऑप्शन नंबर है, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा। ऑप्शन नंबर सी, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता का प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। इस अधिनियम में परीक्षा यंत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन आदि सुविधाओं पर बल दिया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास के माध्यम से दिव्यांगजन के पूर्ण और प्रभावी समावेशन को सुनिश्चित करने के उपाय उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
विद्यार्थियों के सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है? विद्यार्थियों के सीखने में जो है कौन एक कारक जो है बाधा है? ऑप्शन नंबर ए गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना। ऑप्शन नंबर बी कई तरह से राय की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण। कई तरीकों से ऑप्शन नंबर डी कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण करना जो है सीखने के विविध जरूरतों को पूरा करने में जो है बाधा डालता है। विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बाधा यह है कि कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण करना। इससे विद्यार्थी उलझन या भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं और उनके सीखने के बाधा उत्पन्न होती है। गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व आदि द्वारा विद्यार्थियों के सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है, जिससे विद्यार्थी प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर बी लेखन वैकल्य। ऑप्शन नंबर सी उत्साह वैकल्य या ऑप्शन नंबर डी गति समन्वय वैकल्य। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गति समन्वय वैकल्य जो है अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। गति समन्वय वैकल्य जो है अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अधिगम अक्षमता से तात्पर्य अधिगम करने तथा पढ़ने लिखने तथा बोलने में कमी से है। कुछ छात्र पढ़ने लिखने एवं मौखिक अभिव्यक्ति शब्दों को वर्तनी करने, गणित एवं तर्कशक्ति इत्यादि को समझने में कमजोर होते हैं। इस प्रकार की विकलांगता को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। गति समन्वय वैकल्य जो है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता है। इससे तात्पर्य है कि जिनको मौखिक रूप से बोलना नहीं आता या किसी प्रकार की भाषा से संबंधित समस्या या कमी हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। सादे अनियमित कागजों पन्नों पर लिखना। दिए गए कार्य का पूरा करने के लिए अटल समय सीमा पर निर्धारित करें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा जो लेखन वैकल्य अर्थात लेखन में जो कमजोर हैं विद्यार्थी उनको जो उनकी कक्षाओं में लैपटॉप और ऑडियो रिकॉर्डर की सुविधा होनी चाहिए। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया जो है अधिगम अक्षमता का वो विकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। अर्थात वैसी अधिगम अक्षमता जिसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऐसे बालकों को दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय से ज़्यादा समय देना और मूल्यांकन है तो मौखिक परीक्षाओं का व्यापक उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो कौन सी सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषताएं नहीं है? उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, ये तो पॉजिटिव बात है। ऑप्शन नंबर बी वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान करते हैं, ये भी सही है। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ये गलत बात है। जो सृजनात्मक विद्यार्थी होगा उसमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा अधिक होगी। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है और गलत वाला ही जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो गलत है वो सही हो जाएगा। सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता यह नहीं है कि उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि सृजनात्मक बालक उत्साही एवं आत्मविश्वासी होते हैं। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है तथा वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। सृजनशीलता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन मनन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनशीलता कही जा सकती है। सृजनशील जो विद्यार्थी होते हैं, सृजनात्मक बालक जो होते हैं, उनमें
किसी भी समस्या को नए नए तरीके से करने की क्षमता होती है। वे अक्सर जिज्ञासु होते हैं, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा होती है। वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ कार्य को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले पर केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करें। ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीके का उपयोग करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार जो है अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे। माध्यमिक स्तर की कक्षा में जो है शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अधिगमकर्ताओं में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से ज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। इसलिए शिक्षकों को नवीन ज्ञान का आरंभ पूर्व ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, ताकि छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग शिक्षण विधि द्वारा ज्ञान प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है, गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए और दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर ए। सी जो है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने? नेगेटिव बात है। इन विद्यार्थियों को निष्कासित कर उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दे? ये भी गलत है। भविष्य के प्रयासों में उन्हें सफलता की कम उम्मीद रखे। ऑप्शन नंबर डी, विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखे। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि सभी विद्यार्थी हमेशा सफलता ही प्राप्त नहीं कर सकते। विद्यार्थियों की विविध प्रकार की परिस्थितियां उनके परिणाम को प्रभावित करते हैं, जिससे उन्हें निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में समस्याएं आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? एक केक कैसे तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें? ऑप्शन नंबर सी, आयतन की गणना का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन के लिए गणना का सूत्र क्या है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। आयतन की गणना का सूत्र क्या है? यह प्रश्न उपयुक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त है कि घोषणात्मक ज्ञान स्मृति में संग्रहित तथ्यों या जानकारियों को संदर्भित करता है, जिसे प्रकृति में स्थिर माना जाता है। घोषणात्मक ज्ञान, जिसे वैचारिक, प्रस्तावक या वर्णनात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है, चीजों, घटनाओं या प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए आप इस तथ्य के लिए जानते हैं कि 8/12/1995 आपका जन्मदिन है, क्योंकि आपका जन्म वर्ष 1995 में दिसंबर के 8वें दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी, प्रबोधन। ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना। ऑप्शन नंबर डी, रटकर याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, रटकर याद रखना।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। रटकर याद रखने का कौशल जो है इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा, क्योंकि रटने से विद्यार्थियों के मानसिक विकास या अधिसंज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। योजना बनाना, प्रबोधन, मूल्यांकन आदि द्वारा विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को बल मिलता है। अधिसंज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य अनुभूति से ऊपर और उसका उपयोग अनुभूति के बारे में अनुभूति को इंगित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? अव्यवस्थित और एकतरफा, स्वभावहीन और पृथक, पारस्परिक और सक्रिय, निष्क्रिय और निर्भर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पारस्परिक और सक्रिय, इंटरेक्टिव एंड एक्टिव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को पारस्परिक और सक्रिय रूप से निर्दिष्ट करता है। संरचनावाद ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि सीखना कैसे होता है, भले ही शिक्षार्थी व्याख्यान को समझने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग कर रहे हों या एक मॉडल हवाई जहाज के निर्माण के निर्देशों का पालन कर रहे हों। दोनों मामलों में संरचनावाद का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थी अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावादी अधिगम इस विश्वास पर आधारित है कि सीखना तब होता है जब विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावादी अधिगम इस विश्वास पर आधारित है कि सीखना तब होता है जब तक विद्यार्थी ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं या स्वयं को विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है? समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना, समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में जो है एक ही तरीके पर अटक जाना, यह जो है समस्या समाधान में बाधा डाल सकता है। किसी भी एक ही तरीके का पालन करना किसी समस्या के लिए समाधान के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाने का कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना, समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करने का कौशल, समस्या द्वारा विद्यार्थियों चुनौतीपूर्ण स्थिति के निर्माण द्वारा सीखने की ओर प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा। ऑप्शन नंबर बी, आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर सी, सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका संबंधी कमियों और पठन वैकल्य का पहचान लक्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित हैं। संरचनावाद विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को इस प्रकार देखते हैं कि सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की चर्चा करना सार्थक है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। भ्रांतियों के कारण सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। विद्यार्थी गलत समझ का उपयोग अनुभवों की व्याख्या करने के लिए करते हैं, जिससे नए अनुभव को सही ढंग से समझने में हस्तक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? गतिविधि का आनंद, असफल होने का डर, सफलता की आशा, गर्व की भावना। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है प्रदर्शन परिहार जो है लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी जो है हमेशा उनमें इस बात का डर रहता है कि कहीं असफल ना हो जाए। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य परफॉर्मेंस एवॉइडेंस गोल्स रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान असफल होने के डर पर केंद्रित रहता है। उदाहरण में, इस कक्षा में मेरा लक्ष्य खराब प्रदर्शन से बचने के लिए लक्ष्य वाले शिक्षार्थी मदद मांगने से बच सकते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में खुद को रखने से बचते हैं। उन्हें उच्च स्तर की परीक्षा चिंता का अनुभव हो सकता है। वे दोस्तों को यह बताने से बच सकते हैं कि उन्हें परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया। अतः प्रदर्शन परिहार लक्ष्य वाले छात्र दूसरों के सामने विफलता से बचने के लिए चिंतित रहते हैं। प्रदर्शन जो होता है, प्रदर्शन करने वाले छात्र जो हैं वो हमेशा असफल होने से डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
किसी कार्य की सफलता या विफलता निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाहरी गैर नियंत्रणीय, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल स्टेबल बाहरी और स्थिर, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल स्टेबल आंतरिक और स्थिर, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल कंट्रोलेबल आंतरिक और नियंत्रणीय। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक और नियंत्रणीय। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर आंतरिक और नियंत्रणीय आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। विद्यार्थी स्वयं को आंतरिक रूप से नियंत्रित करके अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकता है और आंतरिक रूप से प्रेरित होकर अपनी अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सदैव सक्रिय रूप से क्रियाशील रह सकता है। आंतरिक प्रेरणा द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार को आंतरिक इच्छा से प्रेरणा मिलती है और इसे कार्य करने में आनंद आता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।